विज्ञान क्या है? अंग्रेजी शब्द साइंस का रूपांतरण है, अर्थात अंग्रेजी शब्द से हिंदी में इसको रूपांतरित किया गया है विज्ञान। इंग्लिश शब्द है साइंस और हिंदी शब्द है विज्ञान। ये उत्पत्ति हुई थी, इसकी जो उत्पत्ति हुई है बेटा, ये हुई है लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से, SCIENC होता है ज्ञान या जानना। इसका जो अर्थ होता है बेटा वो होता है ज्ञान या जानना। और आप इतने जागरूक बच्चे हैं कि आपको पता है कि लैटिन भाषा के शब्द से उत्पत्ति हुई है साइंस की, और साइंस को लैटिन भाषा में कहा जाता था साइंटिफिकता थी। वास्तव में जो ज्ञान आपको पता चला है वो भौतिक जगत के, भौतिक का मतलब होता है प्रकृति, और इसको भी हम विस्तार से बताएंगे कि भौतिक का अर्थ प्रकृति रखा क्यों गया। भौतिक जगत का कार्य प्रयोग निष्कर्ष द्वारा ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आप सब जानते हैं कि विज्ञान हमारे यहाँ, हमारी संसार में इतना तरक्की कर लिया है कि मृत्यु को छोड़कर एक मृत्यु ही है जो विज्ञान नहीं जीवित कर पा रहा है मृत व्यक्ति को, अन्यथा इसके बाद के जितनी भी नॉलेज है सारी विज्ञान हमको देता है। हमको विज्ञान इतना तरक्की पे ले गया है कि आसमान पर रहने की भी हमारी व्यवस्था कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि विज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। भाग होते हैं रसायन, भौतिक, जीव, ये आप बार बार जान रहे हैं। अच्छा, साइंस की खोज किसने की थी? तो आपको आज हम बता देते हैं, गैलीलियो ने की थी। साइंस की खोज गैलीलियो ने की थी, और साइंस को 3 पार्ट में इन्होंने बांटा। तो रसायन की खोज ल्यूवेसियर ने की थी, और भौतिक की खोज आइंस्टीन ने की थी। सबसे पहले गैलीलियो ने की थी, प्रेजेंट में आइंस्टीन को माना जाता है। और जीव विज्ञान की खोज अरस्तु ने की थी। और जीव विज्ञान के 2 भाग होते हैं। पहला होता है जंतु विज्ञान, जिसकी खोज अरस्तु ने की थी, इसकी भी खोज अरस्तु ने की थी। दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान, इसकी खोज थियोफ्रेस्टस ने की थी। यहाँ से आपका 4-5 क्वेश्चन बेटा बहुत आराम से बन गया। पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है कि विज्ञान की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। दूसरा क्वेश्चन है रसायन विज्ञान की खोज किसने की थी? ल्यूवेसियर ने की थी। भौतिक विज्ञान की खोज किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टीन वर्तमान में माने जा रहे हैं, और इसके पहले गैलीलियो ने की थी। जीव विज्ञान की खोज अरस्तु ने की थी, और जीव विज्ञान के 2 भाग निकले थे। पहला जंतु विज्ञान, इसकी भी खोज अरस्तु ने की थी, और दूसरा आया था थियोफ्रेस्टस, इसकी वनस्पति विज्ञान, इसकी खोज थियोफ्रेस्टस ने की थी। फ्रेस्टस, इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। भौतिक विज्ञान है क्या? और अभी आपने कहा, हमने बताया कि भौतिक जगत में कार्य प्रयोग निष्कर्ष द्वारा हासिल ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इस पूरे संसार में जो भी हम कार्य करते हैं, जिन भी वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं, और उनसे जो हमें ज्ञान मिलता है, वही विज्ञान कहलाता है। आप विज्ञान की बहुत सरल भाषा, हमने आपको विज्ञान की सबसे पहली डिफिनेशन जो पढ़ाई थी पिछले वीडियो में, वो ये थी कि किसी भी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को
विज्ञान कहते हैं। यहाँ पे हम कह रहे हैं आपको कि वास्तव में भौतिक जगत में कार्य प्रयोग निष्कर्ष द्वारा हासिल ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अर्थात इस पूरे संसार में जहाँ पे वास्तविकता सच्चाई है, वहां पे कोई भी चीज जिसका हम जो भी कार्य करते हैं और जिस चीज का प्रयोग है, इस तरीके से हम सबसे पहले पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। अब सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान के बारे में जानते हैं कि भौतिक विज्ञान है क्या। यह विज्ञान की वह शाखा है, इसका परिचय आप इंट्रोडक्शन देख लीजिए। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों तथा ऊर्जा का अध्ययन करते हैं, अध्ययन किया जाता है। अभी हमने आपको बताया कि विज्ञान क्या है, तो यहाँ पे हमने ये बताया था कि वास्तव में भौतिक जगत के कार्य, उस कार्य में जिन भी चीजों का हम प्रयोग करते हैं और उससे जो निष्कर्ष निकलता है, वही ज्ञान जो हमें प्राप्त होता है विज्ञान कहलाता है। वास्तव में भौतिक विज्ञान जगत के कार्य प्रयोग निष्कर्ष द्वारा हासिल ज्ञान को विज्ञान क्या कहती है कि यह विज्ञान की वो शाखा है जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण, अर्थात वो जैसा है बिल्कुल कृत्रिम वैसे ही दिखेगा, तथा ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक मनुष्य है, तो मनुष्य बिल्कुल प्रकृति है, उसको भगवान ने बनाया है, ना कि इंसान ने बनाया है। भगवान ने उसकी संरचना की और इंसान ने उसको जन्म दिया। इस प्रकार से यह भौतिक हुआ, और भौतिक के साथ हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर एक ऊर्जा होती है जो कि एक पदार्थ से मिलती है। वो अगर खाने पीने की चीजों को ना खाए पिए तो उसके अंदर ऊर्जा खत्म हो जाती है। मनुष्य होता है, हर मनुष्य के अंदर कोई ना कोई एक गुण होता है। कोई डांस अच्छा करता है, कोई गाना अच्छा गाता है, कोई पढ़ाता अच्छा है, कोई पढ़ता अच्छा है, कोई कार्य अच्छा करता है, कोई मेहंदी अच्छी लगाती है। तो कहने का मतलब है कि हर मनुष्य के अंदर कोई ना कोई एक गुण होता है जो प्रकृति ने दिया होता है। में कहते हैं फिजिक्स, भौतिक जो है ये इंग्लिश हिंदी रूपांतरित किसका है? फिजिक्स का हिंदी रूपांतरण है। फिजिक्स का हिंदी रूपांतरित अर्थात फिजिक्स को जब हिंदी में बदला गया तो ये बन गया भौतिक। ये आप जान रहे हैं, फिजिक्स को जब हिंदी में बोला गया तो ये बन गया भौतिक। और जो हुई है फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, ये ग्रीक शब्द, ग्रीक लोगों ने इसकी उत्पत्ति की है और फ्यूसिस शब्द से की है। किस शब्द से की है बेटा? फ्यूसिस शब्द से इसकी उत्पत्ति की है फिजिक्स की। तो फिजिक्स से फ्यूसिस से फिजिक्स की उत्पत्ति हुई है, और का अर्थ होता है बेटा प्रकृति। हमने बताया ना अभी आपको कि प्रकृति की जो चीजें होती हैं वो, और प्रकृति जो होती है वो भौतिक विज्ञान होती है। भौतिक की देन। हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम जो ज्ञान आपको देंगे वो ज्ञान आपको कहीं से भी किसी ने भी नहीं दिया होगा, क्योंकि हम बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे आपको। हर कोई आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ाता है, हम सिलेबस के अनुसार नहीं चलेंगे बच्चा, हम चलेंगे बिल्कुल बेसिक से चलेंगे ताकि एक एक चीज आपकी समझ में आए। क्योंकि हमारे समय में हमारा भी डाउट यही था कि हमारे टीचर सिलेबस से पढ़ाते थे, आधी चीजें आती थी आधी चीजें नहीं आती थी, बाद में जाके सब नहीं आती थी। तो हम ऐसा नहीं पढ़ाएंगे आपको, हम बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे ताकि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो। तो भौतिक की देन क्या है? रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन, ये सारी चीजें भौतिक की देन है। रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन, फोटोग्राफी, जिनका आजकल हम बहुत प्रयोग करते हैं, विद्युत मोटर, इंजन, रंगीन फोटोग्राफी, रंगीन फोटोग्राफी, इस तरीके से आदि बहुत सी चीजों का, लेजर, लेजर लाइट जो आप बोलते हो,
आदि प्रकार की यंत्रों का जो देन है, जो हमको मिला है, वो भौतिक से मिला है। भौतिक ने हमें दे रखा है। भौतिक की शाखाएं कितनी होती हैं? तो भौतिक की शाखा आपको हम बताते हैं। आप भौतिक की शाखा यांत्रिकी, ऊष्मा प्रकाश, ध्वनि, चुंबक, विद्युत, आधुनिक भौतिक, आजकल का जो विज्ञान है भौतिक आदि भौतिक की शाखाएं हैं। से आपको पढ़ाएंगे कि आप कहीं से भी भूले ना क्या क्या चीजें हैं। भौतिक राशियां बेटा ये बहुत जरूरी है, हमें हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। भौतिक राशि हर कोई जानता है इसको, और हर किसी को हर समय पर इसकी आवश्यकता होती है। प्रत्यक्ष या और अप्रत्यक्ष रूप से मापी जाने वाली या भौतिक राशि कहलाती है। भौतिक राशि कहलाती है। और भी आप इस और तरीकों से आप जान सकते हो। भौतिक राशि को एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। भौतिक राशि कहलाती है। यह दो प्रकार की होती है। मूल भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि। इस तरीके से ये बेसिक नॉलेज है हमारा। इसको आप देखिए बेटा, वे राशियां या आप कह सकते हैं वे राशि जिन्हें बिना किसी की सहायता के स्वतंत्र रूप से परिभाषित किया जाता है मूल भौतिक राशि कहलाती है। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, ये मूल राशि कहलाती हैं, मूल भौतिक राशि कहलाती हैं। वे राशि जिन्हें मूल भौतिक राशि पदों में परिभाषित किया जाता है। मूल व्युत्पन्न भौतिक राशि कहलाती हैं। चाल एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है। भौतिक राशि किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मापी जाने वाली राशियां। प्रत्यक्ष और
अप्रत्यक्ष रूप से मापी जाने वाली राशियां भौतिक राशि कहलाती है। इसको एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, मास, लेंथ, फोर्स, द्रव्यमान, लंबाई, बल आदि हम राशियां आपको हम पढ़ाएंगे। तो दिशा तथा परिमाण के आधार पर कितनी राशियां होती हैं? दिशा तथा परिमाण के आधार पर राशियां कहते हैं। हर बच्चा जानता है कि अदिश राशि किसे कहते हैं। अदिश राशि ये परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण की आवश्यकता होती है चाल, द्रव्यमान, कार्य, समय, ऊर्जा, ताप, विद्युत धारा। ये पहला दिशा तथा परिमाण के आधार पर पहली राशि अदिश थी, दूसरी आपकी सदिश राशि है। सदिश राशि किसे कहते हैं? आप देख लीजिए, सदिश राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। इसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकताएं होती हैं। दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है। विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग आदि। परिमाण के आधार पर राशियों की बात करेंगे तो दिशा तथा परिमाण के आधार पर दो प्रकार की राशियां होती हैं। पहला होता है आपका अदिश राशि, इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। जो ऐसा होता है इसमें कि केवल परिमाण क्या बता रहा है उसको बताएगा, दिशा नहीं बताएगा कि इस दिशा में जाना। परिमाण बताएगा कि आपको वहां जाना है, लेकिन दिशा नहीं बता पाएगा। ये होती है आपकी अदिश राशि। सदिश राशि में आपको दिशा भी निर्देश किया जाता है और समय भी बताया जाता है, अर्थात परिमाण भी आपको दिया जाता है कि वहां पे जाना है और जहां पे आपको जाना है वो किस दिशा में है। ये होता है समय की आवश्यकता होती है। जैसे दूरी, यहाँ से वहां की दूरी हम आपको बता दें, जैसे हम रोज स्कूल जाते हैं तो हमारे स्कूल की दूरी है 5 किलोमीटर, ये अदिश राशि हो गई। लेकिन अगर हम बता दें कि हमारा स्कूल महाराजी इंटर कॉलेज अगियारी में है और वहां की दूरी 5 किलोमीटर है, तो ये हो गया सदिश राशि। जैसे हम कह दें कि हमको इनायत नगर मार्केट जाना है तो वहां की दूरी है 7 किलोमीटर, तो ये जहां पे दूरी भी बता रहा है, स्थान भी बता रहा है, अर्थात दिशा भी दे रहा है, परिमाण भी दे रहा है कि वहां पे जाना है, और उसके बाद वहां की दूरी जो वहां की है तो वो हो जाएगा सदिश राशि। सदिश राशि में हम दिशा भी बताएंगे, परिमाण भी बताएंगे। गुणों के आधार पर भौतिक राशि
गुणों के आधार पर भौतिक व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। इस तरीके से ये 3 राशि होती है, नहीं होती है। आप देख रहे हैं जो मूल राशि होती है अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती है। उत्पन्न राशि मूल राशि पर निर्भर होती है, ये मूल राशि पर निर्भर होती है। व्युत्पन्न राशि मूल राशि पर निर्भर होती है। मूल राशि तथा व्युत्पन्न राशि के अतिरिक्त राशि होती है, अर्थात उसके अलावा ये तीसरी खुद में एक खुद ही मूल करती है, खुद भी व्युत्पन्न करती है होती है। मूल राशि बिल्कुल स्वतंत्र होती है। की सहायता लेती है। मूल राशि की सहायता से व्युत्पन्न होती है। अन्य राशि पर निर्भर नहीं होती है। इस तरीके से आपका ये गुणों के आधार पर भौतिक राशि हो गई। 3 प्रकार की होती है, हमने आपको बता दिया। तीनों में ये भी बता भी दिया और लिखा भी दिया। आप यहां से देख सकते हैं। मूल राशि क्या है बेटा? मूल राशि अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती है। मूल राशि खुद से ही पूर्ण है, इसको किसी की आवश्यकता नहीं होती है। व्युत्पन्न राशि मूल राशि पर उत्पन्न होती है, निर्भर होती है। मूल राशि जो करेगा वही करेगा। जैसे स्वपोषी परपोषी में आपने पढ़ा था कि स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परपोषी स्वपोषी की सहायता लेते हैं। इसी तरीके से मूल राशि है, ये स्वपोषी आप कह सकते हो। ये व्युत्पन्न राशि को आप परपोषी कह सकते हो। और पूरक राशि ये इसको किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है, ना ही इसको मूल राशि की आवश्यकता है, ना ही इसको व्युत्पन्न राशि की आवश्यकता है। ये खुद से ही पूर्ण होती है। दूसरा पॉइंट आप देख सकते हो, मूल राशि बिल्कुल स्वतंत्र होती है। ये कहीं भी आ सकती है, कहीं भी जा सकती है, कहीं भी लागू हो सकती है। लेकिन व्युत्पन्न राशि मूल राशि की सहायता से ही व्युत्पन्न होती है और पूरक राशि अन्य राशि पर निर्भर नहीं होती है। ये खुद पर निर्भर होती है, खुद से सोचती है। इस तरीके से आपका ये जो भौतिक राशि है कितने प्रकार की है हमने आपको बता दिया। गुणों के आधार पे 3 है, दिशा और परिमाण के आधार पे 2 है। अब लिख लीजिए आप, भौतिक राशि का सर्वमान मानक या निश्चित परिभाषा मात्रक कहलाती है। आप देख रहे हैं कि भौतिक राशि का सर्वमान्य संदर्भ, भौतिक राशि को जिस प्रकार से ही हम मानते हैं उसका जो संदर्भ होता है, उसका जो मान होता है, उसका जो मानक होता है, जो निश्चित मात्रक होता है, निश्चित परिभाषा होती है, वही कहलाता है मात्रक। मात्रक कितने प्रकार का होता है? तो मात्रक के प्रकार आप लिख लीजिए, मात्रक के प्रकार
ये 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा आपका होता है व्युत्पन्न मात्रक। जितनी मात्रक, तो राशि तो हम जान चुके हैं कि राशि किसे कहते हैं, लेकिन इसकी मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये मूल राशि के मात्रक होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ये एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होते। व्युत्पन्न मात्रक व्युत्पन्न राशि के मात्रक होते हैं। व्युत्पन्न राशि के मात्रक होते हैं, मात्रकों पर निर्भर होते हैं। मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक के अतिरिक्त दो मात्रकों पर निर्भर नहीं होते हैं। इस तरीके से बेटा हमको ये उम्मीद है आपसे कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि भौतिक राशि तथा मात्रक जो है उसमें भौतिक राशि क्या है। तो भौतिक राशि में हमने आपको बता दिया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मापी जाने वाली राशियां भौतिक राशि कहलाती हैं, जो दिखाई भी दे और दिखाई ना दे। जैसे हवा को हम पॉइंट में भरते हैं, पॉइंट देखते हैं, ये नहीं जान पाते कि कितनी हवा है, कितने किलो है, कितना ग्राम है, लेकिन पॉइंट से हम पता करते हैं कि हवा है या नहीं है। लेकिन आलू खरीदते समय हम आलू को देख सकते हैं कि आलू कितनी है। इस तरीके से आलू को देख सकते हैं, इसलिए वो प्रत्यक्ष मात्रक है, प्रत्यक्ष राशि होगी। और हवा को हम नहीं देख सकते, इसलिए वो अप्रत्यक्ष राशि होगी। इसको एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त करते हैं। दिशा तथा परिमाण के आधार पर दो प्रकार की राशियां होती हैं, अदिश तथा सदिश। गुणों के आधार पर 3 राशियां होती हैं, मूल राशि तथा व्युत्पन्न राशि तथा पूरक राशि। अगला आपका आता है कि मात्रक क्या है। तो भौतिक राशि का सर्वमान्य संदर्भ, मानक या निश्चित परिभाषा मात्रक कहलाती है। मात्रक 3 प्रकार के होते हैं, पहला मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक, तीसरा पूरक मात्रक। मूल मात्रक किसे कहते हैं? मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं और ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। अगला आपका है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? ये व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों पर निर्भर होते हैं। व्युत्पन्न राशि के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं और ये है मूल मात्रकों पर निर्भर होते हैं। पूरक मात्रक, ये हमने आपको बताया था, जो पूरक राशि होगी, जो पूरक राशि और पूरक मात्रक में कोई अंतर नहीं है। व्युत्पन्न राशि व्युत्पन्न मात्रक में कोई अंतर नहीं है, पूरक राशि पूरक मात्रक में कोई अंतर। पाउंड सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। इसका भारत में जो विकास हुआ, पहला पॉइंट आप कर सकते हो कि ये ब्रिटिश पद्धति है और इसका भारत में विकास कब हुआ? तो 1826 में इसको भारतीय पाउंड सेकेंड FPS पद्धति। फुट पाउंड सेकेंड का मतलब क्या होता है? फुट का मतलब होता है लंबाई, सेकेंड का मतलब होता है समय। 1 पाउंड बराबर 453 ग्राम। इस तरीके से ये आपका FPS पद्धति हो गई। इतनी जानकारी आपकी विशेष है इसके बारे में, जो कि आपको कभी बेसिक में पढ़ाया नहीं गया, नहीं तो आपको पहले से पता होता
लेकिन कोई बात नहीं है, हम आपको पढ़ा रहे हैं बेसिक से। हमने आपको बेसिक पहले फ्रेंच या मीट्रिक की पद्धति है, ये फ्रेंच के लोगों ने दिया। फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति है, और ये जो भारत में लागू हुई 1956 में, भारत में जब ये लागू हुई तो वो सन था हमारा 1956। लंबाई बोलेंगे, सेंटीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, लंबाई हो जाएगा। ग्राम का मतलब क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। सेकंड का मतलब क्या होगा, समय हो जाएगा। अगला इसके बारे में आप जान लिए हैं कि सीजीएस पद्धति किसने दी थी। फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति है, ये फ्रेंच के लोगों ने दी थी। और भारत में ये कब लागू हुई, भारत में जब ये पद्धति लागू हुआ बेटा तो हमारा साल था 1956। उसके बाद इसमें आप जान रहे हो सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकेंड। सेंटीमीटर का मतलब हो गया लंबाई, ग्राम का मतलब हो गया द्रव्यमान, और सेकेंड का मतलब हो गया समय। अब आते हैं एमकेएस पद्धति। ये कहां से, इसका कहां से विकास हुआ बेटा, तो इसका विकास हुआ फ्रांस में। इस पद्धति का विकास, इस पद्धति का विकास फ्रांस में हुआ, और इस पद्धति का विकास जो बेटा वो फ्रांस में हुआ। और इसमें एमकेएस पद्धति मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। अब मीटर का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, मीटर का मतलब हो गया लंबाई, किलोग्राम का मतलब हो गया द्रव्यमान, किलोग्राम का मतलब हो गया द्रव्यमान, और सेकंड का मतलब हो गया समय। इस तरीके से ये हमारी एमकेएस पद्धति हो गई। अब सबसे जरूरी पद्धति हमारी जो है वो ये साई पद्धति, वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित, वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित। उन्नीस सौ 60 ईस्वी में हुआ था अंतरराष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन, पेरिस अधिवेशन पेरिस, जो कि फ्रांस में है, पेरिस में हुआ जो कि फ्रांस में है वर्तमान में। इसके 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक सम्मिलित हैं। यसाई पद्धति में 7 मूल मात्रक हैं बेटा, 7 मूल मात्रक हैं तथा 2 पूरक मात्रक सम्मिलित हैं, 2 पूरक मात्रक सम्मिलित हैं। इस तरीके से ये हमारी एसआई पद्धति हो गई। और हमें लगता है आपका जितना भी डाउट था मात्रक को लेकर के वो सारा क्लियर हो गया। और यहाँ पे हम बताएंगे कि कौन से मात्रक की विमा कितनी होती है और उसका विमीय सूत्र क्या होता है, आपको इसी लेक्चर में हम पढ़ाएंगे, इसी वीडियो में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हमारी मात्रकों की जो पद्धतियां हैं, मात्रकों के जो भाग हैं वो 4 हैं। पहला आपका एफपीएस पद्धति, फुट पाउंड सेकंड पद्धति। दूसरा आपका सीजीएस पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। तीसरा आपका है एमकेएस पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। और चौथा आपका जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा, जो वर्तमान भारत में प्रचलित भी है, वो सेकंड पद्धति क्या है, ये ब्रिटिश पद्धति है। ब्रिटिश के लोगों ने इसको बताया था और इसका भारत में जो विकास हुआ, भारत में जब ये लागू किया गया तो वो सन हमारा था 1826। जिस सन में हमारा
फुट सेकंड पद्धति को भारत में लागू किया गया, वो सन हमारा था 1826। और फुट का मतलब होता है बेटा लंबाई, पाउंड का मतलब होता है द्रव्यमान, सेकंड का मतलब होता है समय। 1 पाउंड बराबर 453 ग्राम होता है। ये इसका एक एग्जाम्पल हमने दे दिया है। अगला आपका आता है कि सीजीएस पद्धति क्या है। ये फ्रेंच से या मीट्रिक आप बोल सकते हो, उसको मीट्रिक भी बोलते हैं फ्रेंच को। तो फ्रेंच की पद्धति है जो भारत में लागू की गई और वो साल था 1956। उसके बाद ही हमारा आता है एमकेएस पद्धति। इसका भी विकास फ्रांस में हुआ है और ये ज्यादातर फ्रांस में और भारत में तो चलता ही है। और उसके बाद आपका आता है, हमारा आता है एसआई पद्धति, जो कि भारत का सबसे ज्यादा वर्तमान में इसका बहुत ही वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित, अर्थात एसआई पद्धति का उपयोग वर्तमान में सबसे अधिक हो रहा है। और इसका विकास 1960 में हुआ अंतरराष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन पेरिस के फ्रांस में। अभी हमने बताया कि इसका भी अधिवेशन जो हुआ वो पेरिस में हुआ और पेरिस जो कि वर्तमान में फ्रांस में है। इसके 7 मूल मात्रक हैं और 2 पूरक मात्रक हैं। अब हम एसआई पद्धति के मूल मात्रक को पढ़ेंगे और पूरक मात्रक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मूल राशि तथा मूल मात्रक को हम पढ़ लेते हैं कि मूल राशि और मूल मात्रक है क्या बेटा। बहुत बच्चों का डाउट होगा कि ये कैसे होगा। अभी हमने आपको पीछे पढ़ाया कि मूल राशि और मूल मात्रक होते क्या हैं। अब हम ये पढ़ाएंगे आपको कि कितने मूल मात्रक हैं और उनकी मूल राशि क्या है। मूल राशि तथा मूल मात्रक ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसी के आधार पे हम सारे सवाल को करेंगे, सारे क्वेश्चंस को करेंगे और अच्छे से नंबर पाएंगे। तो आप देख लीजिए कि राशि, मात्रक, संकेत। राशि, मात्रक, संकेत, ये इस तरीके से आपके मूल मात्रक हैं, मूल राशि हैं। यहाँ पे आपकी मूल राशि हो जाएगी, यहाँ पे आपका मूल मात्रक हो जाएगा और यहाँ पे उसके संकेत हो जाएंगे कि उसको कहेंगे क्या। तो सबसे पहले हमारा आता है लंबाई, द्रव्यमान। अभी बताया था ना कि मूल राशि तथा मूल मात्रक। एक सेकंड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी राशि, मूल राशि, मूल मात्रक, मूल राशि तथा मूल मात्रक। उसके बाद उसका संकेत, किसको किससे प्रदर्शित करते हैं। हमारी होती है लंबाई, धारा, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की परिभाषा। ज्योति तीव्रता, पदार्थ की परिभाषा। मूल राशि 7 होती है आपकी, ये हमने लिख दिया। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, स्टेरेडियन। ये आपके पूरक मात्रक और तो 7 मूल राशि तथा मूल मात्रक हो गए। ये आपके 2 पूरक राशि तथा पूरक मात्रक हो गए। एक चीज हमें आपसे बतानी थी और आप देख भी रहे हैं कि जितनी भी पद्धति है, हर पद्धति में एक चीज सेम है। वो क्या है? लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई, द्रव्यमान, समय।
ये तीनों सेम है बेटा। आप यहां से सोच सकते हैं कि जब तीनों एक ही है तो ये तीनों काहे अलग हो गया, ये तीनों का मेल जोल काहे नहीं बैठा भैया। एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। आपके 3 भाई हैं, एक्स वाई जेड। अब तीनों के रिश्तेदार जो हैं, जैसे ये जितने भी पद्धत हैं ये तीनों रिश्तेदार हैं। अब तीनों रिश्तेदार जो 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तीनों रिश्तेदारों की जो रिश्तेदारी है वो सेम है। जो इन 3 भाइयों की होगी, जैसे जो इनकी माँ होगी वही इनकी भी माँ होगी और वही इनकी भी माँ होगी। अब ये तो हो गया कि इन तीनों की मम्मी एक है, लेकिन अब इनकी जो मम्मी होंगी, मम्मी की मम्मी जो नानी कही जाएंगी, वो तीनों की एक होंगी। अर्थात कहने का मतलब है कि चाहे जितना विस्तार हो जाए, मूल जड़ जो होती है वो सेम होती है। तो ये हमारा जो लंबाई द्रव्यमान समय है, ये मात्रक की मूल जड़ है जो किसी भी स्थिति में चेंज नहीं हो सकती, चाहे वो फुट पाउंड सेकेंड आ जाए, चाहे वो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड आ जाए, चाहे वो मीटर किलोग्राम सेकेंड आ जाए। ये 3 भाई आत्मूल मात्रक और मूल राशि आती है। लंबाई मूल राशि है, लंबाई का मूल मात्रक मीटर है और इसका संकेत एम है, स्मॉल एम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होगा और इसको केजी लिखते हैं। समय का मात्रक सेकेंड होगा, इसको स्मॉल एस लिखते हैं। ताप का मात्रक केल्विन होगा, इसको कैपिटल के लिखते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होगा, इसको कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। ज्योति तीव्रता का कैंडला होगा मात्रक और इसको सीडी से स्मॉल सीडी से प्रदर्शित करते हैं। पदार्थ की परिभाषा का मोल होगा मात्रक और इसको मोल से प्रदर्शित करते हैं, MOL लिखते हैं स्मॉल में। अगला आता है आपका पूरक राशि तथा पूरक मात्रक। आपके 2 पूरक मात्रक हैं, पूरक राशि है, समकोण राशि है और इसका मात्रक रेडियन है, इसको हम लिखते हैं रेड, RED करेंगे तो रेड हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा, उसका अर्थ हो जाएगा लाल। तो हमको रेड नहीं लिखना है, रेड लिखना है। और इसके बाद घन कोण का मात्रक हो जाएगा स्टेरेडियन और इसको हम लिखते हैं स्मॉल SRD। इस तरीके से हमारा मूल मात्रक और मूल राशि मात्रक की सारी जानकारी यहाँ पे हुई क्लियर। अब हम आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज बताते हैं जो हर कंपटीशन में हर जगह पे आपसे पूछा जाता है। प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? पहला आप देख लीजिए, महत्वपूर्ण बिंदु है ये, बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, आप ध्यान से इसको पढ़िएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? अगला बेटा आप देखेंगे एक पार्षक क्या होता है, जो 3 वर्ष 26 दिन जो होता है उसको मिला के एक पार्षक होता है और उसका मान होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर और एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। एक स्लग बराबर होता है 14.59 kg और एक बैरल बराबर होता है 158.98 लीटर और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक स्पेट वर्ग यूनिट बराबर होता है 10⁻30 सेकेंड। एक खंड शेखर सीमा जो होती है वो होती है 1.4 इंटू सूर्य का द्रव्यमान बराबर इक्वल 2.765 इंटू 10⁻13 kg। मूल मात्रक पर संकेत या लगाए गए घात विमा कहलाते हैं, विमा या विमीय सूत्र कहलाते हैं। व्यक्त समीकरण बराबर विमीय सूत्र।
विमीय सूत्र। घनत्व बेटा घनत्व राशि है, इसकी विमा हो जाएगी ml की पावर -3 t की पावर 0। संवेग का हो जाएगा mlt की पावर -1। बल का हो जाएगा mlt की पावर -2। दाब का हो जाएगा ml की पावर -1 t की पावर -2। शक्ति का हो जाएगा ml की पावर 2 t की पावर -3। आवृत्ति का हो जाएगा m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर -1। चान्यता गुणांक का हो जाएगा ml की पावर -1 t की पावर -1। विशिष्ट ऊष्मा का हो जाएगा m की पावर 0 l की पावर 2 t की पावर -2 k की पावर -1। विद्युत धारिता का हो जाएगा बेटा m की पावर -1 t l की पावर -2 t की पावर 4 a की पावर 2। वेग का हो जाएगा, वेग तथा चाल का दोनों का एक ही हो जाएगा, m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर -1। त्वरण का हो जाएगा m की पावर 0 lt की पावर -2। आवेग का हो जाएगा mlt की पावर -1। कार्य तथा ऊर्जा का हो जाएगा ml की पावर 2 t की पावर -2। पृष्ठ तनाव का हो जाएगा ml की पावर 0 t की पावर -2। प्रतिबल का हो जाएगा m की पावर 0 l की पावर -1 t की पावर -2। प्रत्यास्थता गुणांक का हो जाएगा ml की पावर -1 t की पावर -2। प्रतिरोध का हो जाएगा ml की पावर 2 t की पावर -3 a की पावर -2। विद्युत क्षेत्र का हो जाएगा mlt की पावर -3 a की पावर -1। इस तरीके से हमारा जो है वो मूल मात्रक पर लगाए गए घात विमा व विमीय सूत्र कहलाते हैं। इस तरीके विमा कहलाते हैं। इस तरीके से mlt द्वारा व्यक्त समीकरण जो होता है वो विमीय सूत्र होता है। इस तरीके से हमारा ये खत्म हुआ। अगला हमारा आता है दाहसन इकाई। दाहसन इकाई क्या है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको देंगे बस। दाहसन इकाई जो होता है ये होता है बेटा आपका ओजोन परत की मोटाई। ये ओजोन परत की मोटाई होती है। की मोटाई ब्रिटिश की यूनिट है, ये ब्रिटिश थर्मल की यूनिट है। ब्रिटिश के थर्मल ने इसके बारे में बताया था। इसका जो होता है वो हीट किया जाता है, ऊष्मा निकलती है इसमें से, दाहसन इकाई से ऊष्मा इस तरीके से आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ और कल हम टॉपिक पूरा लेके चलेंगे बेटा गति। गति के बारे में हम कल पढ़ाएंगे कि गति होती क्या है। मात्रक और मात्रक के बारे में हमने जितनी भी बेसिक जानकारी थी, बेसिक से लेकर के आगे तक जितना हमें पढ़ना था वो हमने आपको बता दिया है।